हेलो स्टूडेंट, myself DN पाठक, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज अपन 30 जनवरी 2023 जेई मेंस का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। The Cl-CO-Cl bond angle values in a facial या फेक CONH3 का होल थ्राइस Cl3 कॉम्प्लेक्स इज आर। तो आप जानते हैं सेम फेस पर आनी चाहिए सेम लिगेंड, और सेम फेस पर आएंगे तो ये सिस आइसोमर होगा जिसके बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी, ये तीनों सेम फेस पर आ जाएंगे, ये तीनों सेम फेस पर, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा? क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्लोरीन COCl एंगल सारे 90 डिग्री के होंगे। अच्छा बच्चों, यहां पर हमसे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज ABCD। 4 कंपाउंड हमारे पास में गिवन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट pKa का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता करना है। अब देखिए pKa का ऑर्डर कैसे पता करें। सबसे पहले बेसिक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्या? दैट इज Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी के होता है। मतलब जिस कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा उसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा। एंड pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka। दैट मींस Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा pKa हुआ। Ka या एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर pKa का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है। अच्छा, अब एसिडिटी ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे पता लगाएं? सबसे पहले तो कंपाउंड को रिस्पेक्टिवली कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करें। जिस कंपाउंड की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उस कंपाउंड की एसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पता करते हैं। अच्छा, थोड़ा सीक्वेंस में चेंज कर देता हूं। यहां पर लेट्स से अगर कॉन्जुगेट बेस में बनाऊं, सबसे पहले बी के लिए मैं बना लेता हूं। ये आपका बी का रिस्पेक्टिवली कॉन्जुगेट बेस। सो बी के लिए अगर कॉन्जुगेट बेस में बनाने की कोशिश करूं, सो कुछ नहीं करना, H+ निकालना है तो O- एंड यहां पर नाइट्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप। नंबर 1 ये कौन सा हुआ? बी का कॉन्जुगेट बेस। और इसके बाद में हम बनाने की कोशिश करेंगे फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस, दैट इज फिनॉक्साइड आयन। किसका हुआ? ये हमारे ए का हुआ। सो दिस वन इज ए। और उसके बाद में हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेट्स से यहां पर ओके NO2 एंड 2 मिथाइल ग्रुप। सो लेट्स से यहां पर सबसे पहले, इससे पहले बच्चों ए से पहले डी का कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। सो दिस वन इज डी एंड यहां पर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। दिस वन इज CH3, दिस वन इज CH3। उसके बाद में फिनॉक्साइड आयन, दिस वन इज बेसिकली ए कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस, और उसके बाद में सी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज O- एंड NO2 ग्रुप। अच्छा, यहां पर O नेगेटिव है और पैरा पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुआ, कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच हुआ, O नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर पुश करेगा, कॉन्जुगेट बेस डिस्टेबलाइज होगा। यहां पर अगर हम बात करें, सो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग में कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। सो अल्टीमेटली ये इसका +M इफेक्ट शो कर रहा है। यहां तक तो बात क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद में अगर हम बात करें, एल्काइल ग्रुप है और यहां पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, +H इफेक्ट शो होगा। फिनॉक्साइड आयन में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, एंड NO2 ग्रुप जो कि -M इफेक्ट शो करेगा। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। सो NO2 की स्टेबिलिटी, NO2 की वजह ग्रुप की वजह से स्टेबिलिटी हमारे जो सी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस है उसकी ज्यादा हो गई। अच्छा, +M +H ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। दैट मींस +M इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। सो सबसे कम स्टेबिलिटी +M इफेक्ट की वजह से बी कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस की, देन उससे ज्यादा डी कंपाउंड, देन उससे ज्यादा स्टेबिलिटी ए कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे सी कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस की होगी। कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा, कंपाउंड की एसिडिटी भी ज्यादा, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो गया? यहां पर देखें, एसिडिटी ऑर्डर क्या हो गया?
बी की सबसे कम एसिडिटी, उससे ज्यादा डी की, उससे ज्यादा ए की, उससे ज्यादा सी की, तो pKa का वैल्यू रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, राइट। तो रिवर्स ऑर्डर क्या हुआ, बी का pKa सबसे ज्यादा, देन डी का, देन ए का, देन सी का। दैट्स इट, BDAC इज करेक्ट आवर डिक्रीजिंग ऑर्डर। BDAC थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड। ये गलत हो गया, प्योर मेटल का कैथोड बनाएंगे क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन कराना है, और एंड इम्प्योर मेटालिक फॉर्म इज यूज्ड एज अ कैथोड। ये भी गलत है, इम्प्योर जो मेटल होता है उसका एनोड बनाते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन कराना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। During the Hall-Héroult electrolysis process, purified Al2O3 is mixed with Na3AlF6 to lower the melting point of the mixture। करेक्ट है, NCERT का ही बिल्कुल क्वेश्चन है, फैक्ट है। तो Al2O3 प्योर एल्यूमिना लेकर के क्रायोलाइट मिला देते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन 4 सही होगा। बच्चों यहां पर एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने है। अगर हम बात करें डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल गिवन है, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 यहां पर है। लिस्ट 1 में मिक्सचर है, लिस्ट 2 में सेपरेशन टेक्निक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में हमें बताना है कि किस मिक्सचर को कौन से सेपरेशन टेक्निक से हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ABCD में लिस्ट 1 में मिक्सचर हमारे पास है। फर्स्ट वन इज क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। क्लोरोफॉर्म एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, सो सिंपली डिस्टिलेशन मेथड से आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके फाइन, डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेशन करेंगे तो A बिलोंग्स टू थर्ड। अच्छा जी, इस हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ तो गलत हुए। आगे क्या, अगर हम बात करें C6H14 C5H12 की, सो सिंपली एल्केन है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है तो कॉलम के बेसिस से फ्रैक्शनल हम करेंगे और फिर डिस्टिलेशन करेंगे। कॉलम वाइज हम फ्रैक्शनल करेंगे, अल्टीमेटली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। सो B बिलोंग्स टू फोर्थ। अब B बिलोंग्स टू फोर्थ है, यहां से थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। एनीवेज C और D को भी कंफर्म करेंगे। एनिलीन और H2O को अगर आपको सेपरेट करना है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले तो H2 आ गया, आप स्टीम का यूज कर सकते हैं, हीट अप कर सकते हैं, और स्टीम में वाटर इमिसिबल होता है, मिस्किबल होता है हमारा एनिलीन। तो अल्टीमेटली स्टीम डिस्टिलेशन से एनिलीन H2 का सेपरेशन हम कर सकते हैं। तो C बिलोंग्स टू फर्स्ट। और लास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर H2O में है, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। ओके फाइन, सो D बिलोंग्स टू सेकंड हो जाएगा। दैट्स इट। सो अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन में करेक्ट सीक्वेंस गिवन है। सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। Now see this question, or 1 liter 0.02 molar solution of CONH3O5SO4Br is mixed with 1 liter 0.02 molar solution of CONH3O5BrSO4. The resulting solution is divided into 2 equal parts and treated with excess of AgNO3 solution and BaCl2. हमने दोनों सॉल्यूशन प्रिपेयर किए, दोनों को मिक्स किया और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इनमें हमने एक्सेस में ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट और BaCl2। एक सॉल्यूशन में हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं और एक सॉल्यूशन में हम ऐड कर रहे हैं BaCl2। हमें पता करना है कि सिल्वर नाइट्रेट और जब BaCl2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे Y एंड Z, तो Y और Z के कितने मोल्स यहाँ पर बनेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि जब सिल्वर नाइट्रेट और अगर हम यहाँ पर BaCl2 ऐड करेंगे तो किस तरह की रिएक्शन होगी। तो देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना था, वैसे बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब ये आयन डिसॉल्व होगा तो कितने, जो आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा वो कौन सा होगा, Br-। सल्फेट यहाँ से अलग नहीं होगा तो सल्फेट नहीं बनेगा। हमें यहाँ पर इसमें जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड, और इस रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो होगा BaCl2।
तो देखिए आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना मोल किस कंपाउंड का यहाँ पर बनने वाला है। तो सबसे पहले देखिए आपने 0.012 मोलरिटी है इस सॉल्यूशन की और इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी भी आप वॉल्यूम 1 लीटर है और मोलरिटी कितनी है 0.02 मोलर है। आप पहले ये पता कीजिए, जब जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी और वॉल्यूम पता है तो हम इसका कितना मोल यहाँ पर ले रहे हैं, तो इस कंपाउंड का मोल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इसके मोल कितने होंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से इसके मोल आ जाएंगे 0.02 मोल। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड के भी कितने मोल्स आप मिक्स कर रहे हो, 0.02 मोल्स दोनों के मिक्स कर रहे हो। ठीक है, आपने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद भी दोनों के मोल 0.02 ही रहेंगे। लेकिन जब आप इस सॉल्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, उसमें इंडिविजुअल एक सब्सटेंस के मोल कितने हो जाएंगे 0.01 हो जाएंगे। सॉल्यूशन 1 में इसके कितने मोल्स होंगे 0.01 और इसके भी कितने होंगे 0.01। और दूसरा जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी दोनों के कितने 0.01 मोल होंगे। अब एक में हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया और एक में हमने ऐड किया है BaCl2। तो देखिए फर्स्ट वाले में जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो आपको मिल रहा है AgNO3 जो है वो ब्रोमीन के साथ बनाएगा तो AgBr प्रेसिपिटेट बनेगा। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा BaSO4। सिंपल सी बात है, ये आप एक्सेस में ले रहे हो, ये 0.01 मोल है तो ये कितना मिलेगा 0.01। यहाँ पर ये 0.01 पार्टिसिपेट करेगा, इसे थोड़ा करेक्शन करना है, ये 0.01 मोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0.02 नहीं होगा बच्चों, 0.01 है तो ये कितना बनेगा 0.01 मोल BaSO4 का बनेगा। तो दो यहाँ पर मीन्स दोनों के 0.01 है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज ABCD। 4 कंपाउंड हमारे पास गिवन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 ऑप्शन में SN1 रिएक्शन के थ्रू हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पता करना है। ओके फाइन, सो वन बाय वन बात करते हैं। SN1 रिएक्शन याद है आपको, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और सेकेंड स्टेप में देन न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है और SN1 रिएक्शन होती है। अच्छा जी, अब यहां पर अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप स्लो होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है और उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलता है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, SN1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यह बात तो क्लियर। तो सभी से ABCD से इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाए। अगर हम बात करें A के लिए इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, सो दिस वन इज CH2+ बन जाएगा, CH2+ एंड यहां पर ग्रुप अटैच है दैट इज NO2। ये A कंपाउंड से इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिला। देन B कंपाउंड से इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, दिस वन इज CH2+ एंड OMe। अच्छा जी, अगर C कंपाउंड से हम बात करें सो दिस वन इज सिंपली CH2+ एंड पैरा पोजीशन पर Cl ग्रुप अटैच है, दिस वन इज C। एंड D कंपाउंड से जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलेगा, दिस वन इज CH2+ like that and this one is D। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्शन टुवर्ड्स SN1 भी ज्यादा। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ओके जी, सो यहां पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अब देखिए यहां पर हमारे पास कार्बोकैटायन है, रिंग है और NO2 ग्रुप अटैच है। NO2 ग्रुप जो कि -M इफेक्ट शो करेगा, मोर डोमिनेटिंग -M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एज रिजल्ट कार्बोकैटायन डिस्टेबलाइज होगा। अगर OMe की बात करें, ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, सो +M मोर डोमिनेटिंग +M इफेक्ट शो करेगा। क्लोरीन, यस यू गॉट इट, मोर डोमिनेटिंग -I एक्सेप्शनली शो करता है। एंड यहां पर डी ऑप्शन या डी कंपाउंड में कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। अगर सिस्टम के साथ में कार्बोकैटायन सिस्टम के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमारा कार्बोकैटायन डिस्टेबलाइज होगा। और जैसा कि हम जानते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो अल्टीमेटली NO2 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा है Cl के साथ कंपेयर में, तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हमारा हो जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज दैट मींस A, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी तो सबसे कम स्टेबल हमारा A।
उसके बाद में स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो C, उसके बाद में D और उसके बाद में B। ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हमें अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पता करना है तो डिक्रीजिंग लिख लेते हैं, BDCA। अच्छा जी, सो BD एंड C एंड A, और यही SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स हमारे रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। सो DBCA या BDCA सेकंड ऑप्शन में वी आर गेटिंग, अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट? थर्मल डिकम्पोजिशन का क्वेश्चन है। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में सिखा देते हैं, पर वैसे आप देखेंगे तो ये आपको एनसीईआरटी में एस ब्लॉक में मिलेगा। लिथियम का नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा हीटेड करने पर, और क्या फॉर्म करेगा? ब्राउन कलर की गैस NO2। तो यहाँ ब्राउन कलर की गैस NO2 और O2 और लिथियम का ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड का फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होता कभी भी। बोरिक एसिड सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर और BF3 गैस है, तो इसका रीजन क्या है? बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसमें डिफरेंस होगा। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बोरिक एसिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके कारण वो सॉलिड है, और BF3 में वीक वैन वाल फोर्स लगेंगे, इसलिए वो गैस है। तो बच्चों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक सिंपल क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में गिवन है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या है? एंटीहिस्टामिन्स डू नॉट अफेक्ट द सीक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टमक, एंड रीजन एंटी एलर्जिक एंड एसिड ड्रग वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो एंटासिड क्या काम आते हैं? अगर हम बात करें एंटासिड्स की, सो एंटासिड लेट्स से स्टमक है, उसमें एसिडिटी के कंट्रोल में ये काम आते हैं। अब एक्चुअल में क्यों होता है कॉज ऑफ एसिडिटी इन स्टमक? उसका रीजन है दैट इज हिस्टामिन। जो हमारे बॉडी में हिस्टामिन होता है वो पेप्सिन का सिक्रेशन करता है, HCl का बनाता है, एज रिजल्ट स्टमक में एसिडिटी बढ़ती है, और उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं, नंबर 1। अब दूसरा हमारा आ जाता है दैट इज एंटीहिस्टामिन। अब एंटीहिस्टामिन जो कि एलर्जी रिलेटेड या कोल्ड या इनसे रिलेटेड जो हमारे सिम्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के काम आता है। तो आप ये बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कि हिस्टामिन की वजह से अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो एंटीहिस्टामिन क्यों एसिडिटी को कम नहीं कर पाता है? ये एंटी एलर्जिक होता है। सो एंटी एलर्जिक हमारा एंटीहिस्टामिन होता है, एसिडिटी कम करने के काम नहीं आता। रीजन उसका केवल इतना सा है कि एंटीहिस्टामिन हुए और एंटासिड हुए, ये डिफरेंट रिसेप्टर पे वर्कआउट करता है। तो ड्रग डिफरेंट रिसेप्टर के साथ में अटैच होता है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें, एंटाहिस्टामिन डू नॉट अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। दैट इज एक्चुअली राइट। सो असर्शन हमारा एकदम करेक्ट है। और रीजन क्या है? एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड ड्रग वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। सो यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। एंटी एलर्जिक और एंटासिड ड्रग है वो डिफरेंट रिसेप्टर पे यूज होते हैं, इस वजह से एंटीहिस्टामिन हमारे स्टमक के जो सिक्रेशन ऑफ एसिड है उस पे वर्कआउट नहीं करता। सो दिस वन इज एक्चुअली राइट। Both A and R are true, and R is correct explanation of A. So ultimately third option, जी हाँ, third option is our correct answer. फॉर्मूला फॉर नेस्लर रिएजेंट, ये बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछा है। नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? तो नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला होता है K2HgI4, ये फॉर्मूला होगा। एक पेपर में पूछा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। तो ये बहुत ही 3-4 पेपर में क्वेश्चन आया है नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion and other one is labeled as reason respectively A and R. Assertion क्या है?
सो कंपाउंड हमारे पास है कैन बी इजीली रिड्यूस यूजिंग ZnHgHCl टू गिवन प्रोडक्ट एंड रीजन ZnHgHCl इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनाइल ग्रुप टू CH2 ग्रुप। देखिए हम बात करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन की। किसकी बात करेंगे? क्लीमेंसन रिडक्शन। अच्छा, क्लीमेंसन रिडक्शन में होता क्या है? लेट्स से आपके पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो। सो लेट्स टेक RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश, कीटोन हमने लिया। अब इसका हम रिडक्शन करने जाएंगे जिंक अमलगम के साथ में, जब ट्रीट करेंगे HCl की प्रेजेंस में, एज रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, दैट मींस RCH2 एंड R डैश मिल जाएगा। दिस वन इज क्लीमेंसन रिडक्शन। अच्छा, सबसे पहले रीजन के केवल स्टेटमेंट पे ध्यान दें। ZnHgHCl इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनाइल ग्रुप टू CH2 ग्रुप। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 ग्रुप में हमने जिंक अमलगम और HCl की हेल्प से रिड्यूस करा एंड दिस वन इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, केवल स्टेटमेंट की बात चल रही है बच्चों। उसके बाद में अब असर्शन में देखें। असर्शन में यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप है, कैन बी इजीली रिड्यूस यूजिंग ZnHg एंड HCl। सो ये बात सही है। अच्छा बच्चों ध्यान दें, यहां पर यह बात सही है कि कार्बोनाइल ग्रुप का CH2 ग्रुप बन रहा है, नो डाउट हो सकता है, बट यहां पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी तो है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH फंक्शनल ग्रुप भी तो है। अब जब आप इसे HCl के साथ में ट्रीट कराएंगे तो यहां पर OH प्रेजेंट नहीं रह सकता है। तो यह बात सही है कि रीजन एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इस रिएक्टेंट से अगर क्लीमेंसन रिडक्शन हम करेंगे तो OH का भी वेल रिएक्शन होगी, OH एज इट इज नहीं रहेगा, अल्टीमेटली असर्शन फॉल्स हो गया। सो असर्शन इज बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है? बस अब ऑप्शन चेक कर लें। असर्शन इज फॉल्स बट R इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन में हमें मिल रहा है। सो थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। Maximum number of electron that can be accommodated in cell with n equals to 4, 2n स्क्वायर रूल लग जाएगा। 2n स्क्वायर रूल लगा लो, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 सेल में 32। Now see this question. The wave function psi of 2s is given by 2s ऑर्बिटल का एम्पलीट्यूड फंक्शन की इक्वेशन आपको गिवन है, जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लिखी हुई है। एट r इज इक्वल टू r नोट, रेडियल नोड इज फॉर्म, r इज इक्वल टू r नोट पर रेडियल नोड प्रेजेंट है, दस r नोट इन टर्म्स ऑफ a नोट। मीन्स हमें यहाँ पर r नोट बताना है कि a नोट की टर्म में ये क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन श्रोडिंगर वाले पार्ट से किए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको एक सिंपल सा लॉजिक पता होना चाहिए कि रेडियल नोड क्या होती है। रेडियल नोड वो पॉइंट होगा, वो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, जहां पर एम्पलीट्यूड फंक्शन जीरो हो जाएगा, जहां पर ये साइन जीरो हो जाएगा, वही रेडियल नोड है। अब आप सोचिए कि आर की जगह हम क्या बैठाएं कि ये वैल्यू क्या हो जाए, ये साइन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर आप इसे अप्रोच करेंगे तो आप इजीली ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, खुद भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर आर अपॉन ए नोट कितना होना चाहिए, आर अपॉन ए नोट अगर 2 के इक्वल हो जाए तो उस केस में आर अपॉन ए नोट की वैल्यू अगर 2 होगी तो वहां पर ये 0 हो सकता है। आर अपॉन ए नोट इज इक्वल टू 2 है तो आर कितना हो जाएगा, 2 ए नोट के बराबर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन 4 में गिवन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर 4 होना चाहिए। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर साइन 0 होगा वही रेडियल नोड है, मीन्स 2 माइनस आर अपॉन ए नोट, यहाँ पर आर अपॉन ए नोट होगा, 2 माइनस आर अपॉन ए नोट इज इक्वल टू 0, तो आर कितना आ जाएगा, 2 ए नोट आ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है x से y में। इन द अबव कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड x टू y प्रोडक्ट, द सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट टू बी यूज्ड विल बी। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स गिवन है। हमें पता करना है कि कैसे x से y को ऑब्टेन करें। अब बहुत ध्यान से वन बाय वन सभी ऑप्शन पे वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो लेट्स से रिएक्टेंट हमारे पास है
ओके, सो ये हमारा यहां पर CH3 ग्रुप, सो टोलुइन बना और यहां पर फोर्थ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है। अच्छा जी, जब इसे एक्वस Br2 के साथ में अटैच करेंगे, सिंपली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br2 अटैच हो जाएगा या Br अटैच हो जाएगा। ब्रोमिनेशन होगा नाइट्रो के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें तो मेटा पर या टोलुइन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अल्टीमेटली Br वहीं पर एड अप होगा। सो यहां पर दैट इज CH3, सो Br एंड दिस वन इज NO2। अच्छा जी, उसके बाद क्या, LiLH4 है, लीजिए जी रिड्यूसिंग एजेंट है, सो एज रिजल्ट हमारा NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज Br, दिस वन इज Br एज इट इज, और NO2 ग्रुप क्या हुआ, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं बच्चों, अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आप इसका करेंगे तो फर्दर ऑन कोई भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, तो अल्टीमेटली हमारा यहां से वाई प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। दैट्स इट। सो ए ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अच्छा जी, सेकेंड ऑप्शन पर आते हैं। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो Br2Fe के साथ में ट्रीट किया गया है, सो दिस वन एंड CH3, यहां पर NO2, और अगर Br2Fe के साथ में ट्रीट किया गया है तो ज्यादा से ज्यादा एक Br यहां पर अटैच हो सकता है। ऑल्दो हम बात कर सकते हैं, बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है कि CH3 की ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नाइट्रो का जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कॉन्जुगेशन है वो हमारे मेटा पोजीशन पर ऑपरेटिव नहीं होता, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रो के मेटा या CH3 के ऑर्थो पोजीशन पर ही ज्यादा है, Br यहां पर लग सकता है। ओके, अब यहां पर लेट्स से हमने फर्स्ट स्टेप में बना दिया तो इसको एक बार प्रॉपर वे में ही लिखेंगे। ओके जी, प्रॉपर वे में लिखते हैं। सो दिस वन इज अवर रिएक्टेंट। अब आपने इसको क्या करा, Br2Fe के साथ में ट्रीट करा, सो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज CH3 और एक Br यहां पर अटैच हो गया एंड दिस वन इज NO2। आगे क्या करेंगे, आप Fe और H+ के साथ में ट्रीट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या, NO2 ग्रुप का रिडक्शन कर लेंगे और ये बन गया CH3 और यहां पर NH2, यहां पर Br, लेकिन हमें तो NH2 हटाना है राइट, और दो Br जोड़ना है वो भी CH3 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर, तो अल्टीमेटली यहां पर अगर इसका LiLH4 के साथ में रिडक्शन भी करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन से भी प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं हो रहा है। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड पर वर्कआउट करें। ओके जी, सो फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड ऑप्शन पे ओके तो देखिए रिएक्टेंट हमारे पास है, रिएक्टेंट है यहां पर CH3 और यहां पर NO2। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप FeH+ के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, सिंपली रिडक्शन हो जाएगा और NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये CH3 और NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे NH2 में। अच्छा जी, NH2 ग्रुप, हाँ जी, ये तो प्लस साइन इफेक्ट शो करता है, हाँ करता है, तो CH3 से ज्यादा डोमिनेंट प्रभावी हमारा NH2 रहेगा। और अब अगर इसका ब्रोमिनेशन हम करेंगे एक्वस Br2 की प्रेजेंस में, सो एक्वस Br2 की प्रेजेंस में करेंगे तो NH2 के रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पोजीशन पर Br हमारा अटैच हो जाएगा। तो देखिए लीजिए Br हमारा अटैच हो गया, सो दिस वन इज CH3, ये हमारा NH2, ये Br और ये Br। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में HNO2 के साथ में ट्रीट किया गया है। अगर बच्चों आप HNO2 के साथ में ट्रीट करेंगे तो आपका NH2 है, HNO2 के साथ में ट्रीट करा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और डाइजोनियम सॉल्ट की अगर हम बात करें तो Br एज इट इज, Br एज इट इज और CH3 एज इट इज एंड दिस वन इज N2+। क्या करेंगे उसके बाद में, N2 निकालना है, यस N2 निकालना है, H3PO2 के साथ में ट्रीट कर देंगे। सो H3PO2 के साथ में ट्रीट करें, हमारा प्यारा सा N2 भी अलग हो जाएगा। यहां पर रहा CH3, यहां पर Br एंड यहां पर Br। क्या यही Y प्रोडक्ट है, हाँ यही Y प्रोडक्ट है। तो X से Y हमारा करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट थर्ड ऑप्शन में मिल चुका है, अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और चलते चलते फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में HNO2 तक तो सेम है ऑर्डर, FeH+ सेम, Br2 एक्वस सेम एंड HNO2 सेम। अब जब आपका डाइजोनियम सॉल्ट है और उसको आप CuBr के साथ में ट्रीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सैंडमेयर बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, और सैंडमेयर अगर आप बनाएंगे तो सिंपली आपका N2 हट के Br अटैच हो जाएगा। हमें केवल 2 Br चाहिए थे, तो सैंडमेयर से भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
क्या हुआ? फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो चुका है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन गलत हुए। थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इस क्वेश्चन के बारे में एक थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि Fe+2 के साथ अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, पेयरिंग नहीं कराएगा। NiCO का हॉल 4 सही है, sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाने से 3d10 होगा और d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। कॉपर का ये कॉपर+2 है, 3d9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 4p में चला जाएगा और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। वैसे तो यहाँ पर अगर अपन ऑप्शन से अगर देखें तब तो जैसे अपने पास A का फर्स्ट और B का सेकंड, A का फर्स्ट B का सेकंड, A का फर्स्ट B का सेकंड, अगर अपन ऑप्शन से देखें तो यहाँ पर इन दोनों C का ये अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, तो C का और D का दोनों का क्या होना चाहिए? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, पर ऐसा ऑप्शन है नहीं। अब जो कि वाटर से अमोनिया तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही होगा, तो वाटर वाले का तो ऑप्शन यही हो सकता है, कौन सा? थर्ड, sp3d2। तो अपने पास ऑप्शन जो बचा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसे मैच करेंगे तो फिर अपना C का 4 हो जाएगा। तो A का फर्स्ट, B का सेकंड, C का 4, D का थर्ड, तो इसका आंसर ऑप्शन से आ रहा है। वैसे इसमें मिस्टेक क्या है? इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर द फॉलोइंग इज ABCD। 4 कार्बोकैटायन हमारे पास गिवन है, हमें पता करना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर NH2 ग्रुप है, अच्छा जी, पाई बॉन्ड है, अच्छा जी, कार्बोकैटायन है, दैट मींस कॉन्जुगेशन यहां पर देखेंगे। जिस कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन, दैट मींस डीलोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, दैट इज बेसिक। सो यहां पर अगर हम बात करें, सो देखिए बच्चों, यहां पर कॉन्जुगेशन कुछ ऐसा हो रहा है, अच्छा जी। यहां पर अगर हम बात करें तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, ओके जी, और फर्स्ट में एक्सटेंडेड। सो यहां पर क्रॉस है और ऑल दो प्लस चार्ज या तो इस पाई से या इस पाई से, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं, या तो इस पाई से या इस पाई से स्टेबलाइज होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। और यहां पर एक्सटेंडेड हमारा कॉन्जुगेशन शो हो रहा है, अच्छा जी। अगर हम डी में बात करें तो डी में तो बेचारा एक सिंपली यहां पर एक ही कॉन्जुगेशन हो रहा है, ओके फाइन, तो यहां पर कॉन्जुगेशन लिख लेते हैं। और अगर हम बात करें सी में तो देखिए यहां पर कितना इंटरेस्टिंग है, प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। यहां पर NH2 का लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, अल्टीमेटली एक्सटेंडेड यहां पर हो रहा है, अच्छा जी, एक्सटेंडेड यहां पर सी में हो रहा है, प्लस आपका वेल दो अगर आप बोलें तो प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप भी लग रहा है। मतलब सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, बहुत ही बेसिक है। लेकिन रीजन तो बेसिक है, ऑप्शन टिक लगाते लगाते सिली मिस्टेक मत कर देना। यहां पर बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, अच्छा थर्ड है, हाँ थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन को लगा दिया ना। थर्ड ऑप्शन में तो डी यहां पर कार्बोकैटायन गिवन है, हमें देखना है कि सी कार्बोकैटायन कहां है, अरे सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्लोराइड्स ऑफ विच मेटल आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है तो आप फजांस रूल लगा के कोवैलेंट कैरेक्टर देखते हैं और लाइक डिजॉल्व टू लाइक का कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इसमें देख लो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी पूछी है तो जिस क्लोराइड में, जिस कंपाउंड के क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो बेरिलियम के कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने से इसके कंपाउंड मोर सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। KMnO4 ऑक्सीडाइजेज I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली टू। ये दिया NCERT का ही क्वेश्चन है, डी ब्लॉक में दिया है KMnO4 में। एसिडिक सॉल्यूशन में तो इसे I2 में ऑक्सीडाइज करेगा और
ये न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन यानी वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन में ये IO3 माइनस में ऑक्सीडाइज करेगा। ये दोनों रिएक्शन है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछी है EH, बॉन्ड ऑफ H2E, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो अपन जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगी एटम के भी ऑर्बिटल के भी, बॉन्ड वीक होते जाएंगे, बॉन्ड वीक होते जाएंगे क्योंकि बड़े साइज के ऑर्बिटल बड़े साइज के एटम अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाएगी। तो ऑक्सीजन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, फिर सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम। तो आंसर सीधा हो जाएगा ABCD। The water quality of a pond was analyzed and its BOD was found to be 4. The pond has, तो ये NCERT में दिया है 5 तक अगर BOD है तो ऐसा वाटर जो है वो प्योर ही माना जाता है। 5 से ज़्यादा अगर BOD है तो वो वाटर में फिर इम्प्योरिटीज मानी जाती है, पॉल्यूटेड वाटर माना जाता है। तो वेरी क्लीन वाटर में ये कंसीडर होगा BOD अगर 5 से कम है तो। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल नॉट डिसॉल्व इन कोल्ड NaHCO3 एंड कोल्ड NaOH सॉल्यूशन बट विल डिसॉल्व इन हॉट NaOH सॉल्यूशन। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कंपाउंड हमारे पास गिवन है। हमें क्या क्या पता करना है? लेट्स से हमारे पास है कोल्ड NaHCO3, कोल्ड NaHCO3 वीक एसिड है, ओके फाइन, कोल्ड NaOH, ओके जी, और हॉट NaOH। अच्छा जी, ऐसा कंपाउंड जो कि कोल्ड NaOH में डिसॉल्व ना हो, कोल्ड NaHCO3 और कोल्ड NaOH में डिसॉल्व ना हो बट हॉट NaOH में डिसॉल्व हो जाए। अच्छा जी, अब यहां पर बच्चों सातों कंपाउंड को हम ऑब्जर्व करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड अल्कोहल है, ओके फाइन, और साथ ही साथ में ईथर गिवन है। दैट्स इट, ये है। तो एक बहुत ही छोटी सी बात, बेसिक बात आपको याद होनी चाहिए। लेट्स से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो चाहे कोल्ड NaHCO3 है चाहे NaOH है, सभी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो राइट का मतलब डिसॉल्व लगा दिया। अच्छा जी, और हमारे पास क्या थे? एस्टर था और हमारे पास ईथर था। अच्छा, ईथर है, ईथर में जैसा कि हम जानते हैं इतना ज्यादा पोलर भी नहीं होता और ये तो तीनों में डिसॉल्व नहीं होगा, नंबर 1। और अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर कोल्ड NaHCO3 में डिसॉल्व नहीं होगा, कोल्ड NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा बट हॉट NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। एस्टर पोलैरिटी ज्यादा होती है ईथर से। सो अगर हम बात करें वन बाय वन तो यहां पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम विच will not dissolve in NaHCO3 and NaOH cold condition में, that is ester, और which can dissolve in hot NaOH, that means ester हमें ढूंढना है। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, गलत हुआ। ओके, सो यहां पर अगर हम बात करें OH है, ऑब्वियसली OH इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ये OH है। और यहां पर अगर हम बात करें दिस वन इज कीटोन, नथिंग एल्स, OH से यहां पर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। सो अगर OH है तो वो भी सब में डिसॉल्व हो जाएगा, लाइक दैट, अल्कोहल या फिनॉल। और अगर हम बात करें लेट्स से दिस वन इज ईथर, सो ये भी गलत है, तीनों में डिसॉल्व नहीं होगा। यस, दिस वन इज एस्टर, सो ये एक हमारे पास मिल चुका है। दिस वन इज आल्सो एस्टर, ये भी हमारे पास मिल चुका है। और ये भी हम एस्टर की फंक्शन में ही कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दिस वन इज COO एंड H, सो पर्टिकुलर इसे आप वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ना माने, एस्टर में ही इसे कंसीडर कर सकते हैं। बेटर होता CH3 होता, बट नहीं है तो भी एस्टर की कैटेगरी में इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये भी जो है हमारी इस कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। अल्टीमेटली 3 ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हमारे इस कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज 3।
Now in this question, 1 mole of ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 degrees Celsius. The work done is 3 kilojoule per mole. The final temperature of the gas. सबसे पहले देखो, आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने तो पहले आपको देखना होगा कि प्रोसेस कौन सा गिवन है. प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस गिवन है और इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन और फाइनल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है. साथ ही साथ वर्क डन भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है. आइडियल गैस की बात की जा रही है और ये आइडियल गैस है 1 मोल और यहाँ पर CV की वैल्यू भी आपको गिवन है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम 20 जूल पर मोल पर केल्विन. आई होप इजीली आपको क्लियर होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर आप बात कर रहे हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट कितना होगा, 0 होगा. क्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्यू 0 हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ आप अप्लाई कर सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप इजीली अप्रोच कर सकते हो कि एडियाबेटिक के लिए क्यू 0 हो गया. डेल्टा यू आप कैसे लिख सकते हो, NCV डेल्टा टी की फॉर्म में. डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. वर्क डन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. तो वर्क डन इज 3 किलो जूल पर मोल. एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो ये वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है. सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क का साइन आप सोच समझ के लें और इससे आप फाइनल टेम्परेचर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये था हिंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा. तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्यू हमने 0 कंसिडर कर लिया. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू हो जाएगा और डेल्टा यू कितना होगा हमारे पास, NCV डेल्टा टी होगा. NCV डेल्टा टी में हमने मोल रख दिया, CV की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी. डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस इनिशियल. टी फाइनल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, टी इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस था जिसे 300 केल्विन ले सकते हैं. यहाँ पर वर्क डन सोच समझ कर रखें, वर्क डन क्वेश्चन में किलो जूल में गिवन था तो किलो जूल को आप जूल में बनाएंगे. साथ ही साथ वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा. एक्सपेंशन वर्क की हम बात कर रहे हैं, इससे आप सॉल्व करोगे तो फाइनल टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, 150 केल्विन. सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा 150. तो आइए चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पर. अ शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ ग्लाइसिन, 2 मोल ऑफ ल्यूसिन एंड 2 मोल ऑफ वेलिन. पर मोल ऑफ पेप्टाइड नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं, केवल इतना सा पता करना है. अब देखिए कॉमन सेंस की बात क्या है. लेट्स से हमारे पास डिफरेंट पेप्टाइड लिंकेज है, A B C D E F G लाइक दैट. अब जब ये पेप्टाइड लिंकेज ब्रेक होंगे तब हमारे पास शॉर्ट पेप्टाइड्स मिलेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 लेट्स से 7 यहां पर शॉर्ट पेप्टाइड है और यहां पर डिफरेंट लिंकेज है. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स अगर ये कैंसल आउट हुआ तो अल्टीमेटली 7 नंबर ऑफ पेप्टाइड्स हमें मिलेंगे. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज से एक कम नंबर ऑफ पेप्टाइड्स हो जाएगा n-1. तो यहां पर अगर हम बात करें 3 तो हमारे पास 3 मोल ग्लाइसिन है, 2 मोल मिल रहा है हमें ल्यूसिन और 2 मोल हमारे पास मिल रहा है दैट इज वेलाइन. टोटल कितने मोल हुए, टोटल 7 मोल हमारे पास पेप्टाइड मिले. अल्टीमेटली पेप्टाइड लिंकेज कितने हैं, 6 होंगे राइट, n-1. तो अल्टीमेटली n-1 दैट इज इक्वल टू 6 मोल या 6 ऑफ पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास होंगे. That's it. यही हमसे पूछा है, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज दैट इज इक्वल टू 6. So 6 will be our correct answer. Now in this question, lead storage battery contains 38% by weight solution of sulfuric acid. साथ ही साथ इस सॉल्यूशन के लिए वांटो फैक्टर गिवन है. द वांटो फैक्टर इज 2.67 एट दिस कॉन्सेंट्रेशन. द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द सॉल्यूशन इन द बैटरी विल फ्रीज इज. ठीक है, मीन्स हमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट या वो टेम्परेचर पता करना है जिस पर ये सॉल्यूशन फ्रीज होगा. तो आपको सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो कि H2SO4 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन है. तो यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले तो देखिए कि प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स 273 केल्विन.
ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ डिप्रेशन होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, डेल्टा TF होगा, और डेल्टा TF कितना होता है, IKFM। तो अब आप देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन में KF की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, KF यहाँ पर दिया हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है इस कॉन्सेंट्रेशन पर। तो I और KF आपको पता है, लेकिन क्या मोलिलिटी आपको पता है, नहीं पता। लेकिन क्या मोलिलिटी हम पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। किसकी मदद से, आपको वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है ना, और वेट बाय वेट परसेंटेज से मोलिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना है, 38 ग्राम है। 100 ग्राम में सॉल्यूट 38 ग्राम है, तो हम सॉल्यूट का मोल निकालेंगे, सॉल्वेंट का वेट लेंगे और मोलिलिटी निकाल लेंगे। जब आप मोलिलिटी यहाँ पर रख दोगे तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता चल जाएगा, और उसकी मदद से हम फाइनल मीन्स सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सिंपल इस फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। क्वेश्चन में वांट ऑफ फैक्टर आपको गिवन है, उससे पहले हमने मोलिलिटी कैलकुलेट की, 38% आपको गिवन था, तो आपने इस तरह से कंसीडर किया कि 38 ग्राम सॉल्यूट होगा और 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, तो फिर सॉल्वेंट आपके पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 32, 100 माइनस 38, तो 62 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट होगा। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 38 वेट है, 98 से डिवाइड किया, ये सॉल्यूट के मोल हो गए। वेट ऑफ सॉल्वेंट 62 है, ग्राम में है, तो किलोग्राम के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या होगी बच्चों, मोलिलिटी होगी। अब आप मोलिलिटी को यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। I क्वेश्चन में गिवन था, KF क्वेश्चन में गिवन था, इससे डेल्टा TF कितना मिला आपको, 30.05 मिला। और डेल्टा TF क्या होता है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट आप डिफाइन कर रहे हो। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये वैल्यू कितनी होती है, 273 केल्विन होती है। तो यहाँ पर TF डैश कितना आ जाएगा, 273 माइनस डेल्टा TF जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा था, 30.05, जिसे हमने 30 कंसिडर किया, तो यहाँ से ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, ऑलमोस्ट 243 केल्विन मिल रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 243। Now in this question, the strength of 50 volume solution of hydrogen peroxide in ग्राम पर लीटर, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ते हो तो आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की मदद से उसकी H2O2 की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना बेसिक सिखाया जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका बताया जाता है कि किस तरह से आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ से उसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है ग्राम पर लीटर में, और 50 वॉल्यूम यानी कि 50 VH2O2 सॉल्यूशन है। ये इंफॉर्मेशन आपको क्या बताती है, 50 VH2O2, ये इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है, ये इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 लीटर H2O2, 1 लीटर H2O2 कितना O2 आपको प्रोवाइड कर रहा है, 50 लीटर O2 प्रोवाइड कर रहा है STP पर। बस अब क्वेश्चन बन जाएगा कि 1 लीटर H2O2 कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, 50 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है STP पर। तो 50 लीटर अगर O2 क्या है गैस, अगर O2 50 लीटर मिल सकती है और आपको दिया हुआ है STP पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.7, तो वॉल्यूम से मोल निकाले जा सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 22.7, ये हमारे पास आ जाएगा मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। इतना मोल O2 का यहाँ पर बन सकता है। अब O2 के मोल से क्या हम H2O2 के मोल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उसके लिए इक्वेशन कौन सी होगी, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, मीन्स जितना मोल O2 का बनेगा उसका डबल H2O2 रिक्वायर्ड होगा। तो अगर ये 50/22.7 होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 50/22.7 इंटू 2, इतना मोल H2O2 का रिक्वायर्ड होगा। कितना मास रिक्वायर्ड होगा, मास के लिए H2O2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 34 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। इतना ग्राम H2O2 रिक्वायर्ड होगा। जब स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो मास को किससे डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, 1 लीटर से डिवाइड करोगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने H2O2 के मोल कैलकुलेट किए, मोल से मास और मास को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताया जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को आप मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2 करो, मीन्स मोलर वॉल्यूम कितना है 22.7 है, इसका हाफ लो, इसका हाफ कितना होगा 11.35, और इसे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलिकुलर मास से, जो कि यहाँ पर कितना है
34 है और ये डायरेक्ट स्ट्रेंथ बन जाता है, ये डायरेक्ट स्ट्रेंथ है। अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो ये क्या होगा, मोलरिटी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलरिटी निकालने का क्या तरीका है, वही सिंपल सा फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो या आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला बताया हुआ है, मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.35। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब आप लोग क्लास में कई बार पढ़ते हो तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 लिखवा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मोलर वॉल्यूम कितना लिया जा रहा है, 22.4 लिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में मोलर वॉल्यूम 22.7 है, तो ये ना भूलें कि हम यहाँ पर कितना लेंगे, 11.35 से डिवाइड करेंगे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्रोच कर रहे हो। अदरवाइज मैंने आपको सिंपल मेथड भी बताया जिसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ निकालने के लिए मोलरिटी को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 34 है। सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली कितना मिल जाएगा, 150 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल एट 298 केल्विन। हमें इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 10⁻⁻2 वोल्ट के मल्टीपल में बताना है इस रिएक्शन के लिए। यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल x2+ का भी दिया हुआ है, ये थोड़ा करेक्शन कीजिएगा बच्चों, y2+2 y यहाँ पर दिया हुआ है, तो y2+ का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। तो दोनों इलेक्ट्रोड का SRP आपको गिवन है और आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए नंस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे और नंस्ट इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता होना चाहिए जो कि हम इन दोनों वैल्यूज से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या होगी सबसे पहले वो पता होना चाहिए। देखिए एक्स भी क्या हो रहा है, x2+ में कन्वर्ट हो रहा है और y2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, y में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले तो सेल रिएक्शन देखिए, कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन होगा, y2+ y में कन्वर्ट हो रहा है और x जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। x अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारे पास ये हो जाएगी। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो नंस्ट इक्वेशन में जो n आप पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे। साथ में हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, कैथोड SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन था। इस डिफरेंस को लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.72 हो जाएगी। नंस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 जो कि 2.303 RT अपॉन NF है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, x2+ की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट में आपके पास है y2+ कॉन्सेंट्रेशन। क्या सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल। x2+ और y2+ ऑलरेडी क्वेश्चन में इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको, ये दोनों गिवन है। n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं 2 होंगे और 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि इसे आप डायरेक्टली 0.06 पुट कर दें और E0 सेल आपने कैलकुलेट कर लिया, इसे यहाँ पर रख दें। जब सारी वैल्यूज रख देंगे, ई सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में, ई सेल आप कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ई सेल हमें कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये मिलेगा सेल पोटेंशियल 275 × 10⁻⁻2 वोल्ट। तो हमें अपना आंसर देना है 10⁻⁻2 के मल्टीपल में। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो होगा 275। In this question, an organic compound undergoes first order decomposition. If the time taken for the 60% decomposition is 540 seconds and then the time required for 90% decomposition will be, हमें 90% डिकम्पोजिशन के लिए टाइम कैलकुलेट करना है जबकि 60% डिकम्पोजिशन के लिए टाइम आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन है, और भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी फर्स्ट ऑर्डर पर ही कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, सेम फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछे गए और ये वो कॉमन क्वेश्चन है जब आप एक्सरसाइज करते हो, NCERT बुक वगैरह के क्वेश्चन करते हो तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, 60% कंप्लीशन के लिए टाइम दिया हुआ है, 90% कंप्लीशन के लिए टाइम पूछा है। हमारी रिएक्शन सेम है, रिएक्शन चेंज नहीं की है, इसका मतलब फर्स्ट केस में जो रेट कांस्टेंट होगा वही सेकंड केस का रेट कांस्टेंट होगा। तो क्यों ना हम फर्स्ट कंडीशन से रेट कांस्टेंट निकाल लें और वही रेट कांस्टेंट इस कंडीशन में इस्तेमाल करके इसके लिए टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1/k ln इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल अमाउंट अपॉन टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन और टी टाइम अमाउंट।
ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और इससे डायरेक्टली टाइम रिक्वायर्ड हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन टाइम निकालने के लिए हमें के पता होना चाहिए और रेट कांस्टेंट हम पता कर सकते हैं फर्स्ट केस से। फर्स्ट कंडीशन में हमें टाइम भी दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन का या कंजप्शन परसेंटेज भी हमें दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट केस से आप के निकालोगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम जो कि आपको दिया हुआ 540 सेकेंड। लोग इनिशियल देखो 60% कंप्लीशन है, 60% कंप्लीशन है, इसका मतलब अगर इनिशियल 100 है तो 60 जा चुका है और बचा कितना है, 40 बचा है। तो ये एक सिंपल सी गणित है जो आपको समझाई भी जाती है कि ये कितना हो जाएगा, 100/40 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, रेट कांस्टेंट आपको इतना मिल जाएगा। उसी तरह से 90% कंप्लीशन के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, टी टाइम फॉर 90% कंप्लीशन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग। अब आप कितने बात कर रहे हो, 90% कंप्लीशन की, तो अगर इनिशियल 100 है और 90% कंप्लीशन तो रिमेनिंग कितना होगा 10, और उसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी log 10, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इट मीन्स के पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू क्या है, आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, के पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, तो के की वैल्यू को यहाँ रखो और के की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो 90% कंप्लीशन का टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, 1350 सेकेंड। 1350 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। In this question 2SO2 plus O2 is in equilibrium with 2SO3 और डेल्टा H इस प्रोसेस के लिए गिवन है -190 किलो जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों से क्लास में ही डिस्कस कर लिए जाते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम मीन्स प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने के लिए पहला फैक्टर है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप लोगों को समझाया जाता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट बताने से पहले आप लोगों को ये देख लेना है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है। तो एंथैल्पी दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है, हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है -190 किलो जूल जो कि नेगेटिव है, और हमें ये पता है कि अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसे टेम्परेचर इंक्रीज करना पसंद नहीं है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा मींस SO3 का फॉर्मेशन टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हम डिस्कार्ड करते हैं। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होती है, जिस तरफ मोल्स कम होते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में मोल कितने हैं 3, और राइट हैंड साइड में मोल यानी प्रोडक्ट साइड में मोल कितने हैं 2 हैं। तो कम मोल्स किस तरफ है, प्रोडक्ट की साइड में है, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन प्रोडक्ट साइड जाएगी, SO3 को एनहांस करेगी, तो यहाँ पर SO3 की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्रेशर बढ़ाने से। एडिंग मोर SO2, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, रिएक्टेंट ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड मतलब SO3 की अबंडेंस बढ़ेगी, तो SO2 एक रिएक्टेंट है। सिमिलरली O2 ऐड करने से भी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि O2 भी रिएक्टेंट है। और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, हमने बहुत अच्छे से क्लियरली ये समझ लिया है कि कैटलिस्ट से केवल इक्विलिब्रियम अचीव होने का जो टाइम है वो इंक्रीज होगा, ना कि इक्विलिब्रियम का डेटा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होगा। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में 3 ही पॉइंट हम देख रहे हैं जो SO3 के बढ़ने को सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग देख सकते हैं कि BC D ये 3 ही करेक्ट पॉइंट थे, तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा 3। नाउ इन दिस क्वेश्चन iron oxide AFeO crystallizes in a cubic lattice with a unit cell edge length of 5 angstrom। यहां पर edge length आप 5 angstrom दिया हुआ है आपको। The density, if density of the AFeO in the crystal is 4 gram per ml, then the number of AFeO units present per unit cell। आपको एक क्यूबिक लैटिस की बात की जा रही है जिसकी डेंसिटी भी आपको गिवन है, और आपसे केवल ये पूछा है कि एक यूनिट सेल में AFeO के कितने नंबर ऑफ यूनिट AFeO की वहाँ पर प्रेजेंट है एक क्यूबिक लैटिस में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, डेंसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए वहाँ पर Z यूनिट्स AFeO की मौजूद है। Z क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ AFeO। तो AFeO के मोल्स कितने हो जाएंगे, Z/Na, नंबर को Na से डिवाइड करेंगे, मोल बनेगा। और अगर मोल को हम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। और मास को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपको याद ना हो तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड क्यूब।
तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। ए हमने मान लिया एज लेंथ। अब यहाँ पर यूनिट्स का खास तौर से ध्यान रखें, यहाँ पर डेंसिटी हमें किस में दी हुई है, ग्राम पर एमएल में, जबकि एज लेंथ किस में दी हुई है, एंगस्ट्रॉम में। तो एज लेंथ भी हमें किस में लेनी होगी, सेंटीमीटर में लेनी होगी। तो 5 एंगस्ट्रॉम को आप सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर होगा, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10⁻⁸ मीटर होगा, और ये होगी ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू भी आप रख सकते हो। जेड हमें कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी भी आपको गिवन है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास यानी कि इस यूनिट का मॉलिक्यूलर मास, तो Fe और O का मास ऐड कर दें। Fe का मास 56 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, इन्हें ऐड कर दोगे तो M भी मिल जाएगा, Z आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरह से बनाया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z/Na इंटू M/A³। यहाँ पर सारी वैल्यूज हमने रख दी, Z हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्व करोगे तो Z की वैल्यू या नियरेस्ट इंटीजर में ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 4। Now in this question the graph of log x/m वर्सेस log p, ये ग्राफ हमने कहाँ पर पढ़े, ये ग्राफ हमने पढ़े सरफेस केमिस्ट्री में। एड्जॉर्प्शन वाला पार्ट जब हम स्टडी करते हैं तो ये फ्रिंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आप पढ़ते हो, जिसका एक रिलेशन होता है कि x/m एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर टू द पावर 1/n, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम एक कांस्टेंट यहाँ पर लगा देते हैं, तो x/m इज इक्वल टू kp टू द पावर 1/n। और ये सिंपल सा ग्राफ या ये सारी जो बात इस क्वेश्चन में लिखी हुई ना, ये जब थ्योरी पढ़ाई जाती है उस टाइम पर भी ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताए जाते हैं, और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी बताए जाते हैं। मतलब जेईई मेंस में हम बोल सकते हैं कि एक नया क्वेश्चन देखने के चांसेस बहुत कम है, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपने सबसे ज़्यादा देखे हो या मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आप क्लासेस में स्टडी करते हो। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर x और m क्या होगा, x होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट और m होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी कि x/m क्या होगा, मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। इट मीन्स हमें x/m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपसे बात की जा रही है log x/m वर्सेस log p जो ग्राफ होगा उसके स्लोप की, साथ में इंटरसेप्ट की। तो आपको उस ग्राफ की इक्वेशन पता होगी तो सारे जो डाउट्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए उस ग्राफ की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर x/m इज इक्वल टू kp टू दी पावर 1/n है, तो इसके बेसिस पर अगर हम log लें तो यहाँ पर log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, ये इक्वेशन होगी। और इस इक्वेशन से बनने वाला जो ग्राफ है वो आप अपने सामने देख सकते हैं। ये ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 1/n, ठीक है। और इंटरसेप्ट कितना होगा, log k होगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है 0.6020, और आपको पता होना चाहिए 0.6020 किसकी वैल्यू होती है, log 4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अब देखो कई सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें एंटीलॉग नहीं आता है, हम के कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। जबकि आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू log में किस वैल्यू के क्लोज एग्जिस्ट करती है, log 2 के क्लोज है, log 3 के क्लोज है, इस तरह से चेक करना है। और जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो खुद log 4 की वैल्यू है, तो ये log 4 की वैल्यू तो k कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। k 4 हो गया तो k की वैल्यू हमें पता चल गई। n की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, स्लोप से, स्लोप 1/n है और स्लोप कितना है 1045 है अकॉर्डिंग टू एंगल, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/n 1 होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। n भी आपको पता है, और आपको ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x/m पता करना है। देखिए क्वेश्चन में देखिए कि आपको मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट कैलकुलेट करना है एट द प्रेशर ऑफ 0.4 atm। जब प्रेशर 0.4 हो तब x/m कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कितना पुट कर दिया है 0.4, इसकी पावर 1 होगी, और k कितना होगा आपके पास 4 होगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू मिलेगी 16 × 10⁻⁻1। हमें अपना आंसर देना है 10⁻⁻1 के मल्टीपल में। सो आर आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी 16। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।